बिहार में पत्रकारिता करने वाले लोग और सीखने वाले लोग, बिहार में राजनीति करने वाले लोग और बिहार में सरकार के खिलाफ कोई आवाज सुनना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो एक पत्रकार का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है। नाम कुमार प्रबोध। बिहार के सियासत में या बिहार के अंदर अपनी लेखनी से, अपने पत्रकारिता से उन्होंने जो मिसाइल काम की, उसके बाद वो अलग अलग जगहों पर काम करके अपने अनुभव को अब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच रख रहे हैं। लेकिन आज कुमार प्रबोध के ब्लॉग की हम चर्चा करने बैठे हैं, क्योंकि उस ब्लॉग में किसी एक ऐसे व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति पर उन्होंने लेख लिखा है जिसके बारे में आज देश जानना चाहता है। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं। उस पप्पू यादव को, जिसे बिहार के कुछ इलाके में मसीहा कहा जाता है तो दूसरे तरफ उनको बाहुबली कहा जाता है। कभी पप्पू यादव के लिए यह आरोप लगता है कि वो रंगदारी मांगते हैं, तो कभी पप्पू यादव के पक्ष में लोग नारे लगाते हैं कि वो मददगार है। जब उम्मीदें टूट जाती है सरकार से, जब भरोसा उठ जाता है सिस्टम से, तब एक हाथ आगे बढ़ता है और वो हाथ पप्पू यादव का होता है। लेकिन इसी हाथ पर कई इल्जाम भी लगे हैं। दाग पप्पू यादव के राजनीतिक दामन पर लगा हुआ है। कुछ अच्छे भी हैं और कुछ दाग उन्हें परेशान भी करते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे कुमार प्रबोध। ये चेहरा किसी पर्चे का मोहताज नहीं है, लेकिन इनके आज के इस ब्लॉग में जो बातें इन्होंने चर्चा की है वो राजनीति से दूर, शोर शराबे से दूर, चीख चिल्लाहट से अलग हम आपको उनकी लेखनी के बारे में बता रहे हैं। उनकी सोच एक राजनेता को लेकर किस तरीके से है और क्यों जरूरी है। जो पप्पू यादव अमूमन दूसरे के लिए बोला करता था, उसके बारे में कुमार प्रबोध ने जो विश्लेषण किया है उसकी चर्चा करना बेहद खास है। बिहार के लिए, बिहार में राजनीति करने वाले नेताओं के लिए और बिहार में पत्रकारिता करने वाले लोगों के लिए भी यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पप्पू यादव क्यों हर किसी को कोसते हैं। सत्ता में रहते हुए, सत्ता से दूर जाते हुए, सत्ता के करीब रहते हुए, सत्ता से बहुत दूर विपक्ष में रहते हुए, हर जगह पप्पू यादव चर्चा में क्यों होते हैं। सत्ता पक्ष में भी, विपक्ष में भी, निर्दलीय भी और कुछ नहीं होते हुए भी। हम कुमार प्रबोध के उस ब्लॉग की चर्चा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, और उन्होंने जो चर्चा की है वो बेहद गंभीरता से उन्होंने लिखी है, बातें गंभीरता से लिखी है और गंभीर मुद्दे पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। यह कुमार प्रबोध का ब्लॉग है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पप्पू यादव खुद के लिए कब खड़े होंगे, भीड़ और भरोसे का फर्क समझना होगा। देखिए, बिहार ही नहीं, देश के किसी कोने में अगर कहीं कुछ अन्याय हो जाए, कुछ लोगों के आंखों से आंसू निकल जाए, तो उसे पोंछने वाला एक चेहरा पहुंच जाता है, एक हाथ उम्मीद के तौर पर दिखाई पड़ती है। पप्पू यादव सब लोग जानते हैं। ये वीडियो में ना ही तो पप्पू यादव के पक्ष में कर रहा हूं और ना ही पप्पू यादव के विरोध में कर रहा हूं, बल्कि मैं एक ऐसे राजनीति करने वाले व्यक्ति के बारे में कर रहा हूं जिसके बारे में एक पत्रकार क्या सोचता है, उसकी सोच, पप्पू यादव को क्या सीखना होगा, पप्पू यादव सहित तमाम उन नेताओं को अपनी राजनीतिक अनुभवों के बीच, राजनीति की पाठशाला में लोगों के बीच में क्या अंतर जो है उसको समझना होगा। इसके लिए यह वीडियो हम कर रहे हैं। ये पूरी खबर है वो हम आपको पहले बता देते हैं। ये कुमार प्रबोध की ब्लॉग से जो खबर है वो ली गई है। ये पूरा क्रेडिट कुमार प्रबोध को जाता है। कुमार प्रबोध जी ने इसको लिखा है बेहद ही खूबसूरत तरीके से, और मुझे लगा कि ये आप तक भी पहुंचना चाहिए। ये कुमार प्रबोध के ब्लॉग से जो खबरें हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि पप्पू यादव की राजनीति, उनकी ऊर्जा, संघर्ष और सबसे बड़ी कमी साख पर यह विश्लेषण है, गहन विश्लेषण किया गया है। यह लेख बताता है कि भीड़ और भरोसे को फर्क को समझना चाहिए और बिना समझे कोई नेता बिहार के लोगों के बीच बड़ा नहीं बन सकता है।
भीड़ देखकर अपने आप को आकलन कर लीजिएगा कि आपके पीछे लोग खड़े हैं तो आप बड़े नेता नहीं बन पाइएगा। और शायद यही समझने में यही चूक पप्पू यादव कर गए हैं। पप्पू यादव की जो गलतियां हैं, जो उनसे चूक हुई है, उसे कुमार प्रबोध ने बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश की है अपने इस लेख के माध्यम से। उन्होंने लिखा है कि भीड़ और भरोसे के फर्क को समझे बिना कोई नेता बड़ा क्यों नहीं बन पाता है। अब पूरी खबर हम आपको बताते हैं कि पप्पू यादव से अपना संबंध करीब 22 से 23 साल का है। कुमार प्रबोध जी लिखते हैं कि पप्पू यादव जो बिहार की राजनीति में एक ऐसा सांसद फिलहाल मौजूद है जो हर मुद्दे पर खुलकर बोलता है, हर मुद्दे पर लड़ता है। अब उसी पप्पू यादव की कहानी है जिसमें उन्होंने कहा कि पप्पू यादव से उनका व्यक्तिगत संबंध जो है या उन्हें जानते हुए 22-23 साल गुजर गया। लंबा अनुभव है पत्रकारिता का प्रबोध जी का। उन्होंने इसमें लिखा है लव एंड हेट वाला, प्यार और नाराजगी दूर करने वाला, नफरत करने वाला वो रिश्ता रहा। कभी कुछ मुद्दों पर सहमति रही, कुछ मुद्दों पर असहमति रही। लव और हेट का मामला बनता है प्रबोध जी और कुमार पप्पू यादव के बीच। ये जो रिश्ते रहे उसकी उन्होंने शुरुआत की है। 22-23 सालों में कई बार खट्टे मीठे अनुभव रहे। कभी प्यार हुआ, कभी हेट हुआ, कभी पसंद कुमार प्रबोध को पप्पू यादव ने किया, कभी नफरत पप्पू यादव ने किया। लेकिन इन सबसे इतर, इन सबसे अलग प्रबोध जी आगे लिख रहे हैं कि कभी खूब दोस्ती तो कभी एक दूसरे को देख लेने वाली दुश्मनी तक बात आ गई थी। 2 दशक से ज्यादा समय ऐसे ही गुजरा। वैसे मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। बिहार के ज्यादातर बड़े नेताओं से संबंध कुछ ऐसे ही रहे। कुमार प्रबोध की पत्रकारिता का जो अंदाज है, वो जो स्टाइल है, वह ऐसे ही दोस्त कम दुश्मन ज्यादा बना लेते हैं, क्योंकि वो बात बिहार के अवाम की करते हैं, बिहार के दबे हुए आवाज को बुलंद करते हैं। सिस्टम और सरकार से जो आवाज कानों तक नहीं पहुंचती उस आवाज को पहुंचाने का काम करते हैं। सिस्टम और सरकार दोनों को आईना दिखाने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है ऐसे में दोस्ती कम और दुश्मनी तो ज्यादा ही होगी। इसी बात की चर्चा कुमार प्रबोध ने भी किया है। आगे उन्होंने कहा है कि वैसे मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। बिहार के ज्यादातर बड़े नेताओं से संबंध कुछ ऐसे ही रहे। उनकी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा, बाकी नेताओं की कहानी किसी और दिन। आज बात पप्पू यादव की करते हैं। यह कुमार प्रबोध के वाल का पहला पैराग्राफ जो हम पढ़ रहे थे। नीचे आते हैं। इसमें उन्होंने आगे कहा कि मुझे इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि पप्पू यादव पर सरकार की कुदृष्टि पड़ी हुई है। सही बात है। कुमार प्रबोध ने कहा कि मुझे थोड़ा भी शक नहीं है, कोई शंका नहीं है कि पप्पू यादव पर फिलहाल जो बिहार की वर्तमान सरकार है उसकी कुदृष्टि पड़ चुकी है। आगे वो लिख रहे हैं कि पप्पू यादव पर सरकार की कुदृष्टि के पीछे नीट छात्रा कांड एक बड़ा वजह है। अब पहले लाइन में उन्होंने लिखा है कि कुदृष्टि पड़ने के पीछे का रीजन क्या है। पप्पू यादव पटना, जहानाबाद और संसद में जब कोई बिहार की उस जहानाबाद की नीट छात्रा का मामला बोलने वाला नहीं था, उठाना तो दूर की बात है, तब पप्पू यादव पूरे शरीर पर नीट छात्रा को न्याय दिलाने वाला पोस्टर लपेटकर संसद पहुंच गए थे। पूरे देश के सामने बिहार के जहानाबाद का मामला सामने आ गया। अकेला पप्पू यादव ने संसद में इस बात को उठाई। बिहार में सड़कों पर उतरे, खटकेंगे ही। यह बात कुमार प्रबोध को भी लगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है। पप्पू यादव जिस मुखरता से इस मामले को उठा रहे थे उससे सरकार पूरी तरह असहज थी। सरकार को अपनी बेचैनी कम करने का रास्ता पटना की कोर्ट से मिल गया, जिसने 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव के खिलाफ पहले गिरफ्तारी और फिर कुर्की जब्ती का वारंट निकाल रखा था। अब पप्पू यादव ने परेशान कर रखा था। पटना में, जहानाबाद में, सड़क पर, संसद तक। तो जो सरकार है वो बेचैन थी कि कैसे पप्पू यादव को ठंडा किया जाए। तो लूप होल खोजा गया और इसी बीच मामला एक कोर्ट के आदेश का था जो निकलकर सामने आया कि पप्पू यादव पर तो गिरफ्तारी के वारंट हैं, कुर्की जब्ती का वारंट है। और इसी मामले में पप्पू यादव से चूक हो गई। कुमार प्रबोध कह रहे कि मेरे लिए यह देखना बड़ा ही दिलचस्प था
कि पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस को दानापुर से अपने सिटी एसपी वेस्ट को बुलाना पड़ा। पप्पू यादव के खिलाफ जिस मामले में वारंट निकला था वो पटना के गर्दनी बाग थाने में दर्ज हुआ था। पप्पू यादव का घर जिस घर से वो गिरफ्तार हुए वो बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में पड़ता है। ये दोनों थाने पटना के सिटी एसपी मध्य के अधीन आते हैं, लेकिन सिटी एसपी मध्य कहीं नजर नहीं आए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के वक्त क्योंकि मामला गर्दनीबाग का था और घर उनका पड़ता है बुद्धा कॉलोनी में, लेकिन इसके जो डीएसपी थे, जो एएसपी थे मध्य, वो नहीं दिखाई पड़े, बल्कि दानापुर से पुलिस के बड़े पदाधिकारी को बुलाना पड़ा। यह कुमार प्रबोध को खटक रहा था कि आखिर ऐसा क्या माजरा है। खैर आगे वो जो लिखते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। अभी तो मैं बात करने बैठा हूं पप्पू यादव की राजनीति की। कुछ देर पहले पप्पू यादव पर शिवानंद तिवारी जी का पोस्ट पढ़ रहा था। उनकी ढेर सारी बातों से सहमत भी हूं। वाकई पप्पू यादव जैसे ऊर्जा और फुर्ती मैंने बिहार के किसी दूसरे नेता में नहीं देखी है, ना ही गरीबों की मदद करने वाले उनके जैसा कोई दूसरा नेता देखा गया है। बात महामारी के वक्त का हो, कोरोना का हो, या पटना में भीषण जल जमाव की समस्या, पूरे देश के लोगों के सामने पटना की वो तस्वीर याद होगी जब पटना डूब रहा था, लोग अपने घरों में कैद थे, सिस्टम हाथ खड़ा कर चुका था, सरकार आंखें बंद करके बैठी थी, सरकार को भागना पड़ा था। तब पप्पू यादव ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे थे, दूध का पाउच लेकर, राशन लेकर लोगों के घर में। वो तस्वीर रोंगटे खड़ा कर देती है। पटना के लोगों को तो शायद वो तस्वीर याद होगा, उसमें कई लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया भी था। खैर बात करते हैं प्रबोध जी के उस लेख की जिसकी हम चर्चा करने यहाँ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जल जमाव के समय तो सिर्फ पप्पू यादव ही रहनुमा बनकर सड़क पर खड़े दिखे। मैंने 7-8 साल पहले दिल्ली में उनके सरकारी आवास को भी देखा, जो बिहार के कोने कोने से आए मरीजों के आश्रय स्थल था। मरीजों और उनके परिजनों को 2 टाइम का भोजन मिल रहा था। सुबह सुबह दो गाड़ियां आती थी और उन्हें देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में ले जाकर इलाज कराती थी, जहां पुर्जा कटवाने से लेकर डॉक्टर तक पहुंचाने का काम भी पप्पू यादव के सहयोगी के जिम्मे था। बिना जाति, धर्म और क्षेत्र देखे पप्पू यादव के पास जो पहुंचा उसे ही मदद मिल जाता था। ये कुमार प्रबोध लिख रहे हैं कि जो पहुंचा पप्पू यादव के पास, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना मजहब देखे, बिना क्षेत्र देखे, बिहार के किसी कोने से रहे, देश के किसी कोने से रहे, पप्पू यादव के घर पहुंचिए, बताइए कि दिक्कत क्या है, इलाज पप्पू यादव कराते थे, समस्या का समाधान पप्पू यादव कराते थे। इन सारी बातों के बीच मेरे जैसे इंसान के जेहन में यह सवाल अक्सर उठा कि इतना कुछ करने के बावजूद पप्पू राजनीति में लगातार फेल क्यों होते जा रहे हैं। यह सही है कि वे निर्दलीय सांसद बन गए, लेकिन पुण्या की इस बार की जीत में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और उनकी किस्मत का ज्यादा योगदान रहा। पप्पू यादव की जीत के पीछे कई फैक्टर काम किए, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और खुद पप्पू यादव की किस्मत। खैर जीत तो जीत होती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि पानी से डूबे पटना में ट्रैक्टर और जेसीबी से घूमकर राहत बांटने वाले पप्पू यादव, कोरोना में पूरे बिहार के लोगों की मदद करने वाले पप्पू यादव, पटना और पूरे बिहार के नेता क्यों नहीं बन पाए। 1.5 साल पहले तक वे जन अधिकार पार्टी चला रहे थे, उसे लोगों ने सिरे से खारिज क्यों कर दिया। अब सवाल तो उठेगा ना कि जब पटना डूब रहा था तब पप्पू यादव ट्रैक्टर और जेसीबी पर घूम रहे थे, उनकी पार्टी थी, लेकिन जब उस पार्टी की पहचान बनाने की जरूरत पड़ी तो बिहार के लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। यह बात कुमार प्रबोध भी नहीं समझ पा रहे। उन्होंने कहा कि मुझे भी यह चुभा। करीब 2 साल पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की लीडरशिप पर किताब जो थी वो आई, उसको इन्होंने पढ़ा है, फर्स्ट सेंचुरी। उससे काफी पहले जॉन एफ कैनेडी ऑन लीडरशिप भी कुमार प्रबोध जी ने पढ़ा। उन्होंने 2-3 किताबें पढ़ी, उसकी उन्होंने चर्चा की और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग उन्हीं किताबों के पैमाने पर पप्पू यादव को परखता है। वो किताब पढ़ने के बाद जो उन्होंने अनुभव किया, उसी अनुभव के आधार पर पप्पू यादव को लेकर कुमार प्रबोध सोचते हैं और कहते हैं कि पप्पू यादव का हमने जज करने की कोशिश की, परखने की कोशिश की,
जो निकल कर सामने आया उसको उन्होंने लिखा है और फिर इस सवाल का जवाब मांगता है कि पप्पू यादव की राजनीतिक यात्रा एक सांसद होने मात्र तक ही क्यों सिमट जाती है। बड़ी गंभीर सवाल पप्पू यादव को लेकर कुमार प्रबोध ने उठाया अपने इस ब्लॉग में। उन्होंने कहा कि एक सांसद ही बन जाना पप्पू यादव के लिए राजनीति का वो आखिरी रास्ता थोड़े है जहां जाकर पप्पू यादव रुक जाते हैं। आगे वो लिख रहे हैं कि पप्पू यादव ने उनके दिमाग के अंदर बार बार ये सवाल पूछता है और उसका जवाब मिलता है कि पप्पू यादव ने नेता बनने के सबसे बड़े और बुनियादी राजनीतिक सिद्धांत का कभी पालन ही नहीं किया है। वो सिद्धांत है नैतिक ईमानदारी और जिम्मेदारी, जो पप्पू यादव के पास नहीं है। नैतिक ईमानदारी और जिम्मेदारी। पप्पू यादव ने सेवा और संघर्ष तो खूब किया, लेकिन वे अपनी साख नहीं बना पाए। बिहार के ज्यादातर लोगों अभी भी उन्हें विश्वास के योग्य नहीं मानते हैं। बिहार के ज्यादातर लोग जो हैं वो पप्पू यादव पर बहुत भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और मेरा मानना है कि इसके लिए पप्पू यादव खुद जिम्मेवार हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि समाज भीड़ से नहीं भरोसे से चलता है। बड़ी गंभीर बात है। पप्पू यादव, अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे, आप कुमार प्रबोध का वो लेख पढ़ रहे होंगे, फिलहाल आप तो बेवूर में हैं जहां शायद आपको ये सुविधा नहीं मिले, लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो ये जरूर देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा कि आपसे कहां चूक हो गई। पप्पू यादव खुद इसके लिए जिम्मेवार हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि समाज भीड़ से नहीं भरोसे से चलता है। लॉरेंस बिश्नोई मामले में हमने उनकी धर्मपत्नी रंजीता रंजन का बयान चलाया तो एक दिन बाद पप्पू यादव का कॉल आया, मैं भी आपके खिलाफ बोल सकता हूं। मैंने जवाब दिया, बोलिए। एक मामला चल रहा था लॉरेंस बिश्नोई का, उसके बाद उनकी पत्नी का बयान आया था जो सांसद है राज्यसभा में। तो पप्पू यादव ने कुमार प्रबोध को धमकी दिया, कहा कि मैं भी आपके खिलाफ बोल सकता हूं। उस घटना की चर्चा भी प्रबोध जी ने किया है। आगे वो लिख रहे हैं कि पप्पू यादव का फोन कॉल आया तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके खिलाफ बोल सकता हूं। मैंने जवाब दिया, यानी प्रबोध जी ने जवाब दिया कि बोलिए, लेकिन उसके पहले अपने अंदर झांकिए। बिहार के ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि आप सुरक्षा बढ़ाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की कहानी गढ़ रहे हैं। इससे आपकी साख खराब हो रही है। पप्पू यादव मानने को तैयार नहीं थे। कुछ दिन बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस आदमी को पेश किया जो दिल्ली में बैठकर दुबई के नंबर से पप्पू यादव को कथित धमकी दे रहा था। पुलिस ने कहा धमकी देने वाला आदमी पप्पू यादव से जुड़ा हुआ था। पप्पू यादव की यह नासमझी थी जो वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। करीब 1 साल पहले देर रात, कुमार प्रबोध जी इस ब्लॉग को और आगे बढ़ाते हैं और कह रहे हैं कि करीब 1 साल पहले पटना में देर रात एक कॉफी शॉप पहुंचा तो पप्पू यादव वहां कोल्ड कॉफी पीते मिल गया। संजोग से कुमार प्रबोध पहुंचे तो उस वक्त वहां पप्पू यादव पहले से कोल्ड कॉफी पीते हुए इनको मिले। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इस बीच प्रबोध जी आगे कहते हैं कि मैंने उनसे कहा समाज उसे नेता मानता है जो विद्रोही तेवर का होता है। याचक और चाटुकार कभी नेता नहीं हो सकता। लेकिन पप्पू यादव नहीं समझे। वे धक्के खाकर भी राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ने के लिए व्याकुल दिखे। राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे बैठकर रोते दिखे। प्रियंका गांधी की सभा में उनके सामने जाकर खड़े हो गए कि मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। कांग्रेस की बैठक में बिना बुलाए पहुंच गए। कहीं बयान दे दिया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तो मुझे बिहार छोड़कर भाग जाना पड़ेगा। अगले दिन इससे मुकर गए। ऐसे उदाहरणों की तादाद काफी बड़ी है। पप्पू यादव के बोलने के स्टाइल, पप्पू यादव का काम करने का तरीका, पप्पू यादव के व्यवहार कई बार सामने आए हैं जो अलग अलग रहे हैं। एक स्टैंड पर पप्पू यादव कभी कायम नहीं रहे हैं, ये प्रबोध जी कह रहे हैं। प्रबोध जी आगे कह रहे हैं कि कॉफी की चुस्कियों के साथ ही मैंने उन्हें कहानी सुनाई। बचपन में मैंने देखा था कि यादव सम्मेलन हुआ था और राम लखन सिंह यादव को ताज पहनाकर रथ पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया गया था। उनका नामांकन किया गया था गोप का पोप। एक वक्त वो भी आया जब राम लखन सिंह यादव
अपने घर में पड़े थे और उन्हें कोई देखने तक नहीं आता था। मैं उस समय उनसे मिलने गया था। राम लखन सिंह यादव कमजोर पड़े थे तो उनकी सारी राजनीतिक और सामाजिक पूंजी लालू प्रसाद यादव के खाते में ट्रांसफर हो गई थी। तब लालू यादव ने विद्रोही तेवर दिखाए थे और रामलखन बाबू अपनी पूंजी को बेटे के पास ट्रांसफर नहीं करा पाए थे। आज लालू प्रसाद यादव कमजोर पड़े हैं। इस कहानी के सार को पप्पू यादव को समझ नहीं आया। कॉफी की चुस्कियों के साथ प्रबोध जी ने पप्पू यादव को रामलखन सिंह यादव की वो कहानी बताई जिसमें यादव सम्मेलन हुआ था और उन्हें रामलखन सिंह यादव को यादव समाज के लोगों ने ताजपोशी कर दी थी, बड़ा नेता बना दिया था। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद रामलखन सिंह यादव कमजोर पड़े थे। घर में पड़े थे एक कुर्सी पर किनारे में, पास में संख्या बल नहीं था, जनमत का हुजूम भीड़ नहीं थी। वो लालू यादव ने अपने विद्रोही तेवर से इकट्ठे कर लिए थे और आज लालू यादव भी कमजोर पड़े हुए हैं। लेकिन यह बात पप्पू यादव नहीं समझ पाए। आज विद्रोह आगे का रास्ता हो सकता है। खैर, आगे प्रबोध जी क्या कुछ लिखते हैं वो हम बताते हैं आपको। पप्पू यादव से फिर कहने को जी चाह रहा है। पप्पू यादव से कहना चाह रहे हैं कि आप में कई खराबियां हैं, लेकिन कई ऐसे गुण भी है जो बिहार के किसी दूसरे नेता में नहीं है। ये सरासर सत्य है कि नीट छात्रा कांड को भी कुछ लोग कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। कुछ लोग हैं जो आवाज उठा रहे थे और कुछ लोग उसको सुन रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। सही बात है। नीट छात्रा का मामला धीरे धीरे ठंडा अवस्था में चला गया है। ऐसे भी अब चर्चा कम हो गई है, लोग उसकी बात कम करने लगे हैं, तो धीरे धीरे 2-4-10 दिन बाद और भूल जाएंगे। कुमार प्रबोध जी की चिंता यहां दिख रही है। इसके साथ वो कह रहे हैं कि जैसे कोरोना के समय सरकार द्वारा दी गई मौत को लोग भूल गए हैं, जैसे पटना के जल जमाव के समय सरकार की संवेदनहीनता को लोग भूल बैठे हैं। लेकिन आप फॉलोअर नहीं, लीडर बनिए। अपने बूते सांसद बनकर आया व्यक्ति क्यों लगातार बेइज्जत होकर किसी की चाटुकारिता करेगा? जिसके साथ जनता हो उसे सुरक्षा के लिए प्रपंच करने की जरूरत क्यों पड़ी? एक बार अपनी साख को बहाल कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। सबके लिए खड़े होइए, लेकिन उससे पहले खुद के लिए खड़े हो जाइए। ये आखिरी 4 लाइन अगर पप्पू यादव समझ जाते हैं तो पप्पू यादव बिहार में एक अलग नेता बन सकते हैं। लेकिन समझे तब। ये जरूरी नहीं है कि कुमार प्रबोध जी जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन कुमार प्रबोध जी जो कह रहे हैं वो पप्पू यादव के साथ दिख रहा है। एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। प्रबोध जी ने सीधे तौर पे कहा है कि पप्पू यादव से कहने का मन कर रहा है, जी चाहता है कि उन्हें बोलूं कि आप में लाख खामियां हैं, लाख बुराइयां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे गुण आपके अंदर मौजूद हैं। बिहार के दूसरे नेता में जो नहीं दिखता है, यह सच है, सरासर सच है, 100% सच है कि यह नीट का जो मामला है कुछ दिनों में दब जाएगा। कुछ दिनों बाद लोग भूल जाएंगे। जैसे कोरोना के समय सरकार के द्वारा दी गई मौत को लोगों ने भूलने का काम किया, लोग भूल गए। पटना जब डूब गया था, जल जमाव जब था, तब सिस्टम की संवेदनहीनता जब सामने आई थी, संवेदना जब सिस्टम की मर गई थी, उसको लोग भूल बैठे हैं। लेकिन आप फॉलोअर की भीड़ देखकर उत्साहित हो जाते हैं। फॉलोअर नहीं बनना है किसी का। आप अपने आप को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का सिपाही बने फिरते हैं, वो बनने से कुछ नहीं होगा। आपको लीडर बनना पड़ेगा। पप्पू यादव को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पप्पू यादव की जरूरत हो, यह बात पप्पू यादव को समझना होगा। यह बात समझाने की कोशिश प्रबोध जी ने किया है। आगे वो लिख रहा है कि अपने बूते आप सांसद बन के गए हैं, कांग्रेस के बूते नहीं या किसी दूसरे नेता के बूते नहीं गए हैं, अपने बूते गए हैं। उस अहमियत को आप समझिए।
अपने बूते सांसद बनकर आया व्यक्ति क्यों लगातार बेइज्जत होकर किसी की चाटुकारिता करेगा? जिसके साथ जनता हो उसे सुरक्षा के लिए प्रपंच करने की क्या जरूरत? नहीं सुरक्षा मिलेगी, नहीं मिले। बिहार के लोग जिसके साथ खड़े होंगे उसको सुरक्षा बिहार के लोग देंगे। एक बार अपनी साख को बहाल कीजिए, भरोसा बनाइए लोगों के बीच। हर वक्त बोलकर मुकरने से अच्छा, बेवजह की बातें बोलने से अच्छा एक ही बात बोलिए जो लोगों को छुए, लोगों का भरोसा हो जाए, लोगों के दिल तक पहुंचे और लोग आप पर भरोसा करें। फिर देखिए क्या होता है। और आखिरी लाइन, पप्पू यादव दूसरे के लिए खड़े होते रहते हैं, लेकिन आप पप्पू यादव अपने लिए कब खड़े होइएगा? ये कुमार प्रबोध के वाल से जो तस्वीर निकल के सामने आई थी कि पप्पू यादव यहां पर स्ट्रेचर पे हैं, अपने लिए सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि मुझे अस्पताल के अंदर बेड तक नहीं मिल रहा है। इसे पप्पू यादव को नहीं कहना था, बिहार के लोगों को कहना था। बिहार के लोग खड़े होते हैं तो पप्पू यादव जन नेता बनते हैं। इसलिए दूसरे के लिए खड़े होने वाले पप्पू यादव पहले अपने लिए खड़ा होना सीख लीजिए। एक फैसला लीजिए, शायद बिहार के अंदर आपकी स्थिति बदल जाए। आपकी पार्टी जो आपने देखा था सपना, जो राजनीतिक दल आपने बनाया था, वो शायद फिर से बन जाए। एक नया रास्ता, एक नया नेता बिहार में उभर कर सामने आया जिस पर बिहार के लोग भरोसा करें। और खासकर वो जो आपके जाति से हैं, जो आपके समाज से हैं, कम से कम उसमें तो आप ईमानदार नेता बन के दिखाइए, जो आप करते नहीं हैं। वैसे काम आप पूरे बिहार के लिए करते हैं, लेकिन खुद के लिए कब वो कीजिएगा जिसका इंतजार बिहार के लोगों को रहेगा। हो सकता है कि यह विश्लेषण, ये बातें आपको बुरी भी लगे, कुछ लोगों को पसंद भी आए, लेकिन कुमार प्रबोध ने अपनी सोच पप्पू यादव के लिए जो लिखी थी उसे हमने आप तक पहुंचाया है। उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार, आशीर्वाद और सलाह हमें जरूर मिलेगा। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।